नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सिंह आपका रेडिक्स वेब एजुकेशन पे हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग रीजनिंग एबिलिटी, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तार्किक अभिक्षमता, इस तार्किक अभिक्षमता को आज सिलेबस के साथ फुल डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। और किन किन एग्जाम्स के लिए हमारा ये कोर्स पूरी तरह से सुटेबल है, वो सारे एग्जाम्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। मैं आपसे अगर बोलूँ कि बैंक लेवल के एग्ज़ाम को अगर छोड़ दिया जाए तो जितने भी एग्ज़ाम आपके सामने आने वाले हैं, एसएससी हो गया, यूपीएसआई हो गया, सीसेट हो गया, टेट, सीटेट, रेलवे, कोई भी एग्ज़ाम, वनडे एग्ज़ाम आपके सामने जो आने वाला है, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए अपना पूरा जो कोर्स है वो पूरी तरह से फिट है। और जहाँ तक आपने जो रीजनिंग पढ़ी होगी, बहुत अलग कुछ पढ़ने वाले हो यहाँ पे। कंसेप्ट्स, ट्रिक्स और जो ऑप्शन टेक्निक है, ये तो कभी नहीं पढ़ी होगी। ऑप्शन टेक्निक रीजनिंग में, मैथ वगैरह में तो लोग बता देते हैं ऑप्शन टेक्निक क्या होती है, बट ऑप्शन टेक्निक जो है ना, वो रीजनिंग में इस्तेमाल कैसे करते हैं ये देखोगे। जादूगरी है पूरी यार। अगर एक 50 क्वेश्चन के रीजनिंग के सेट की बात करूं जो एसएससी, यूपीएसआई, इन सब लेवल पे आता है, तो यकीन मानो 15 से मैक्स टू मैक्स 20 मिनट, इससे ज़्यादा टाइम लगने नहीं दूंगा। अभी तक आपको जो भी जिन लोगों ने यूपी के एग्जाम से दिए होंगे, वहां पे मेरे ख्याल से 60 70 मिनट तक लेके जाते हो आप, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा लेंदी हो जाता है। बट यार ऐसे कंसेप्ट्स और ट्रिक्स, देखो ट्रिक जो होती है ना, सबसे मेन चीज क्या होती है, आप ट्रिक रट लेते हो यार। रीजनिंग में भी रटोगे, अगर रीजनिंग में रटोगे तो समझोगे किस चीज में। कहानी रटी थोड़ी ना जाती है कोई। हिस्ट्री बोलो, हिस्ट्री रट लेते हैं तभी तो याद नहीं होती है, तो रटी नहीं जाती कोई भी चीज। जब तक भाई रीजनिंग में फुल और फुल माइंड का इस्तेमाल होने वाला है, माइंड गेम चलेगा सारा यहाँ पे। और इस माइंड गेम को खेलने के लिए मेरे जो कंसेप्ट्स आप देखोगे अभी यहाँ पे, लाजवाब कंसेप्ट्स। और साथ के साथ भगवान ने 4 ऑप्शन, भगवान ने नहीं, आयोग ने 4 ऑप्शन दिए हैं। इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन टेक्निक का ऐसा इस्तेमाल दिखाऊंगा कि तुमको लगेगा कि रीजनिंग में कुछ करना ही नहीं है। मोर देन 60 to 70% क्वेश्चंस ऑप्शन टेक्निक पे घुसा दूंगा भाई। देखते जाओ केवल और केवल। लेकिन ट्रिक रटो मत। ट्रिक जनरेट करेंगे, आप भी करोगे, लेकिन कंसेप्चुअली करेंगे। कंसेप्ट पे बेस्ड होकर ट्रिक्स को जनरेट करेंगे। ये नहीं कि किसी ने ट्रिक बताई, ट्रिक रट ली और 2-4 क्वेश्चन कर लिए और हमें रीजनिंग आ गई। अब वो जमाने लद गए, पेपर का पैटर्न चेंज हो गया है। कंसेप्चुअली नहीं चलोगे ना तो एग्जाम और सरकारी नौकरी भूल जाओ। कंसेप्ट डेवलप करने की कोशिश करो पहले, ट्रिक खुद बनाओगे मेरे दोस्त। तो ये जो पूरा कोर्स है, ये पूरा कोर्स 499 रुपीज में अवेलेबल है। टोटल जो टॉपिक्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वो 23 टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, जो रीजनिंग में आपके लिए पूरी तरह से कंप्लीट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस बेहतरीन कोर्स की। रीजनिंग, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तार्किक अभिक्षमता, रीजनिंग एबिलिटी, तार्किक अभिक्षमता। रीजनिंग को बेसिकली हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ने वाले हैं, वर्बल और नॉन वर्बल। वर्बल रीजनिंग क्या होती है, जैसे मैं आपसे बोलूं ऐसे वर्बली बताओ ना यार। वर्बली का मतलब क्या, बोलो, दिखाओ मत, बोलो, लैंग्वेज हो। यानी ऐसी रीजनिंग जो लैंग्वेज बेस्ड हो, वो क्या है, वर्बल रीजनिंग है। जिसमें भाषा के बारे में बताया जाए, भाषा से सब कुछ समझाया जाए। जो क्वेश्चन हो वो भाषा पे बेस्ड हो। जैसे मैं आपसे बोलूं कि रीता और सीता की आयु में अनुपात 2:3 है, तो ये रीता और सीता का पिक्चर बना के नहीं समझा रहा है, क्वेश्चन ने रीता सीता के बारे में भाषा के साथ लिखा है इस चीज को। तो ये क्या है, ये वर्बल रीजनिंग है ना। लेकिन अगर नॉन वर्बल रीजनिंग की बात करें तो मैं आपसे अगर बोलूं कि ये कोई एक पिक्चर है और यहाँ पे मैंने मिरर लगा दिया, तो बताओ इसका डायग्राम कैसा बनेगा, इसका मिरर इमेज कैसा बनेगा। तो ये पिक्चर रीजनिंग है ना। तो वर्बल रीजनिंग में लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस में हमें मिलेंगे, और नॉन वर्बल यानी कि पिक्चोरियल रीजनिंग में हमें जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो पिक्चर की फॉर्म में मिलेंगे। बात समझ में आ रही।
अब चलो अगर मैं वर्बल रीजनिंग की बात करूं, बड़ा इजी कंसेप्ट है यार। 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है इसको, अरिथमेटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल रीजनिंग। अब अगर मैं अरिथमेटिकल रीजनिंग की बात करूं तो जैसे आपने एज यहाँ पे देख लिया, एज के क्वेश्चंस किस में आ जाएंगे, अरिथमेटिकल रीजनिंग में आ जाएंगे, है ना। लॉजिकल रीजनिंग वगैरह की अगर मैं आपसे बात करूं तो जैसे आपके जो सीरीज होगी वो लॉजिकल रीजनिंग में जाएगी। तो अभी डिटेल में इन सारी चीजों के बारे में हम लोग जरा समझते हैं। देखो ये भी इजी पार्ट है, अरिथमेटिकल रीजनिंग भी बड़ा इजी है, लॉजिकल रीजनिंग भी बहुत इजी है ना। लेकिन जो सबसे टफेस्ट पार्ट है ना रीजनिंग का, वो है एनालिटिकल रीजनिंग, जिसमें हम सेंटेंस बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे। जैसे सिलॉग हो गया, है ना, जिसको आप बोलते हो न्याय निरूपण, सिलॉग। सेंटेंस एंड अजम्पशन हो गए, कथन और निष्कर्ष हो गया। इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं जहां पे हमें लॉजिक का इस्तेमाल करना पड़ता है ना। और वो भी लॉजिक कैसा, कभी कभी वो लॉजिक 2 पार्ट में डिवाइड होता है। कभी कभी वो लॉजिक हमारा जो, जैसे मान लो मैं ऑफिसर बन गया, तो ऑफिसर बन गया तो किसी गांव में बाढ़ आई, तो बाढ़ से निपटने के लिए मुझे तत्काल जो डिसीजन लेना पड़ेगा वो आ जाएगा आपका सेंटेंस एंड डिसीजन में। तो जितने भी इस तरह के क्वेश्चंस होंगे लॉजिकली, वो कभी कभी हमारे रियल लाइफ से भी रिलेटेड हो सकते हैं और कभी कभी ये एजम्पशन बेस्ड भी हो सकते हैं। यानी मैंने अगर बोला कि भारत के प्रधानमंत्री राहुल गांधी हैं, तो ये एक अजम्पशन है, ऐसा है नहीं वास्तव में, लेकिन अगर क्वेश्चन ने ऐसा बोल दिया तो मुझे यही मानना पड़ेगा। तो इस तरह की जितनी भी रीजनिंग है वो सब किस में आती है, एनालिटिकल रीजनिंग में। और यही पार्ट आपका थोड़ा सा टफेस्ट पार्ट या हार्ड पार्ट कहलाता है। बाकी अरिथमेटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग ये सब बहुत इजी हैं, इन सब में आपको बहुत टाइम नहीं लगने वाला है। कंसेप्चुअली देखेंगे सारी चीजों को, और इस पार्ट को हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे लास्ट में। क्लियर? तो चलो अपने सिलेबस वगैरह के बारे में जरा जानकारी प्राप्त करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है एनालॉजी, लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट है। 5 से 6 घंटे की हमारी क्लास होगी कम से कम इसमें। अब देखना, है तो ये बड़ा इजी पार्ट, लेकिन कभी कभी इस पे ना एक्सेप्शनल क्वेश्चंस भी पूछ ले जाते हैं। अब एक्सेप्शनल क्वेश्चंस क्या होते हैं, जैसे मान लो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अब कोई भी 2 ऑप्शन भी सेटिस्फाई कर रहा है। अगर मैं अपने हिसाब से सोचूं तो ये ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा, एग्जामिनर के हिसाब से सोचूं तो ये ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा। तब आपको वहां पे देखना पड़ता है कि हमारा जो एग्जाम है वो किस लेवल का है। अगर मैं किसी ऑफिसर लेवल का एग्जाम देने के लिए गया हूं, जैसे एसएससी सीजीएल हो गया, है ना, तो इन सारे लेवल्स में आपको चपरासी के क्वेश्चन या उसके लॉजिक्स नहीं पूछेगा, आपको ऑफिसर लेवल का लॉजिक या रीजनिंग वहां पे लगानी पड़ेगी। तो हमें ये भी देख के चलना है। देखो कुछ टॉपिक्स हैं जैसे एनालॉजी हो गया और क्लासिफिकेशन हो गया, इन दोनों में तो खास करके, क्योंकि क्वेश्चन बड़े इजी होते हैं इनके, एनालॉजी के और क्लासिफिकेशन वर्गीकरण के, लेकिन यही एक्सेप्शन, एक क्वेश्चन तो एक्सेप्शनल रहता ही रहता है, और यही एक्सेप्शन आपको ये बताता है कि आप किस तरह से सोचते हो। आपकी सोच एक चपरासी जैसी है या आपकी सोच एक ऑफिसर लेवल जैसी है। लेकिन अब ये भी बात है कि भाई आप किस तरह का एग्जाम देने गए हो ऑफिसर लेवल का एग्जाम, सोच चपरासी जैसी तो ऑफिसर बनने के लायक नहीं हो। देने गए हो चपरासी का एग्जाम, ऑफिसर रखे हो सोच, एक सोच रखे हो ऑफिसर लेवल जैसी, तो आप चपरासी बनने के लायक नहीं हो, है ना। तो जिस तरह का एग्जाम होगा उसी तरह की एबिलिटी भी हमें डेवलप करनी पड़ेगी। तो कम से कम ये मान के चलना कि एक क्वेश्चन एनालॉजी का और एक क्वेश्चन क्लासिफिकेशन का इस तरह से हमें मिलेगा, जो हमें यह भी बताएगा कि ऑप्शन ए भी तो सही है सर, ऑप्शन बी भी तो सही है सर। तो ये चीज जो डेवलप करेंगे हम लोग, वो कहां से करेंगे, कंसेप्चुअली करेंगे, किस हिसाब से सोचेंगे, क्या लॉजिक्स लगाएंगे, वो सारी चीजें यहाँ पे देखेंगे। तो एनालॉजी और क्लासिफिकेशन, ये भी आपकी जो क्लास होगी वो कम से कम 5 से 6 घंटे की होगी। अच्छा, मैं आपको अगर एक बार बता दूं तो कम से कम 100+ क्वेश्चंस हम लोग एक टॉपिक पे करेंगे। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा, कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी जो आपसे छूट के जाएगी, बाहर जाएगी। एक एक चीज ध्यान रखोगे, रट जाओगे। मैक्सिमम 2 मंथ्स के आसपास का कोर्स होना होगा,
ये आपका अरिथमेटिकल रीजनिंग का पार्ट है। इसकी जो क्लास होगी वो 5 to 6 आवर्स की होगी। अब देखो एक बात जरा समझो, जो एज है ना ये बड़ा इजी टॉपिक है यार, और मोर देन 90% जो क्वेश्चंस होंगे हमारे वो हम ऑप्शन टेक्निक पे एज पे खत्म कर देंगे। यहां भी ऑप्शन टेक्निक लगाएंगे, ऑप्शन टेक्निक यहां लगाएंगे, ऐसा कोई पार्ट वे नहीं होगा यार जहां पे ऑप्शन टेक्निक लगाएं, है ना। अब देखो अगला जो पार्ट है वो है सिटिंग अरेंजमेंट का। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चंस बैंक वगैरह में ज्यादातर पूछे जाते हैं, लेकिन अब यूपी के एग्जाम्स में, रेलवे में और इवन एसएससी में भी इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको पैराग्राफ के बारे में कुछ 4-5 लाइनें लिख के दे देगा, कई तरह के सीटिंग अरेंजमेंट्स हो जाएंगे, जैसे कि गोलाकार रूप में बैठे हुए हैं, चौकोर बैठे हुए हैं, ठीक है, त्रिभुजाकार बैठे हुए हैं, इस तरह की सारी चीजें आपको क्वेश्चन बताएगा और सबका ऑर्डर ले लेगा कि इसके बगल में कौन बैठा है। तो इसका फायदा ये होता है कि एक सेट में इसके कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन होते हैं, और अगर हमने एक बार ये सेट सॉल्व कर लिया तो हमारे 3 से 4 क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। तो फोकस करके चलना है हमें सीटिंग अरेंजमेंट पे भी। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है रैंकिंग का, कि 10 लोग एक पंक्ति में बैठे हैं, सीता ऊपर से 10वें स्थान पे है, रीता नीचे से 20वें स्थान पे है, क्लास में कुल कितने बच्चे हैं। तो इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं वो कहाँ पे आते हैं, रैंकिंग एबिलिटी में। ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध या खूनी संबंध, है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गजब की ट्रिक्स दिखाऊंगा यार यहाँ पे, गजब की ट्रिक्स, मतलब ऑप्शन जो मतलब घटिया लेवल का क्वेश्चन होता है ना, जो बैंक वगैरह में पूछा आता है, और जिसपे एक क्वेश्चन अगर मैं मतलब निचोड़ के दे दूं ना भाई साहब, तो 3 से 4 मिनट से कम तो लगा ही नहीं सकते एक क्वेश्चन पे, ब्लड रिलेशन के उस तरह के क्वेश्चंस। और मैं आपको 15 सेकंड में आंसर दिखवा दूंगा कि देखो 15 सेकंड में ऑप्शन चूज कर रहा हूं मैं, है ना। ऐसी ही टेक्निक्स जनरेट करेंगे और ऐसे ही कंसेप्ट डेवलप करेंगे, लेकिन कंसेप्चुअली करेंगे, रटेंगे नहीं किसी चीज को। अगर चीजों को रटना शुरू कर दिया तो तुम एग्जाम के लिए नहीं बने हो। बात समझ में आ रही है, रटना नहीं है किसी चीज को। चलो आगे चलते हैं। डाइस, सच बोलूं अगर तो ब्लड रिलेशन और डाइस ये दोनों मेरे फेवरेट टॉपिक हैं, और शुरुआत भी हम लोग जहां तक है ना कोशिश करेंगे डाइस से ही करेंगे। बहुत इजी टॉपिक है, लेकिन लोगों ने इसको ऐसा बना रखा है ना कि एकदम हवा हो गया है ये टॉपिक। क्या है डाइस? अरे 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं इस पे, खत्म है डाइस। 2 तरह के डाइस पढ़ेंगे, ओपन डाइस, क्लोज डाइस, और 2 तरह के क्वेश्चन जो हमारे पास मैक्सिमम 1 या 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार, और ऐसी धांसू ट्रिक्स बताऊंगा ना इनकी, देख के होश उड़ जाएंगे तुम्हारे। स्टेटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर मैं रेलवे की या फिर यूपीएसआई की, इन सब एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो भाई साहब ये मान के चलना कि कम से कम 3 से 5 क्वेश्चन एग्जाम में तुमको मिलेंगे ही मिलेंगे। और ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना जिनके बारे में तुम कभी श्योर ही नहीं हो सकते कि अच्छा मेरा ये वाला आंसर होगा या ये वाला होगा। ऐसे तरीके दिखाऊंगा इसमें कि तुमको लगेगा कि वाह यार, स्टेटमेंट के क्वेश्चन बड़ी आसानी से निकल जा रहे हैं। 5 क्वेश्चन अगर तुम्हारे पास रेलवे वगैरह में पूछ ले जाते हैं और पूछे गए हैं एग्जाम्स में, इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना। अगला जो हमारा टॉपिक है, बहुत इसी पे हमको सबसे ज्यादा मेहनत करनी है, क्योंकि बाकी सब तो मैक्सिमम आप कर भी लेते हो, लेकिन स्टेटमेंट वगैरह में अच्छे अच्छे लोग हिल जाते हैं। अगला है कोडिंग डिकोडिंग, इजी पार्ट है, लगभग ये मान के चलो कि 3 से 5 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। डायरेक्शन एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा लेंदी टॉपिक भी है। कम से कम 10 टाइप पढ़ने हैं हमें यहाँ पे। देखो रीजनिंग आपने जो अभी तक पढ़ी होगी जितने लोगों ने भी, उस सबसे बहुत अलग रीजनिंग यहाँ पढ़ने वाले हो। कंसेप्चुअली पढ़ेंगे, लेकिन ऐसी ऐसी धांसू ट्रिक्स दिखाऊंगा कि तुमको लगेगा कि रीजनिंग में तो यार 10-15 मिनट भी बहुत ज़्यादा है 50 क्वेश्चन के लिए। अगला हमारा टॉपिक है इंग्लिश अल्फ़ाबेट का। इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेकिन इजी टॉपिक है, एक क्वेश्चन लगभग आपको देखने को एग्जाम में मिल जाता है। मैथमेटिकल ऑपरेशंस, जैसे जिसको हम बोलते हैं अरिथमेटिक रीजनिंग का पार्ट है ये। जैसे आपको लिखा होगा 3 / 2 - 5 = 16, किससे किसको बदल दिया जाए, ऐसे 4 ऑप्शन दिए होते हैं ना। तो उस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं वो किस में आते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन में आते हैं। फिर आ गया नंबर सीरीज, कम से कम 3 से 5 क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा।
क्लॉक, बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा मजेदार टॉपिक है भाई साहब, बहुत ही इजी और बहुत ही मजेदार टॉपिक है। इतनी मजा आएगी क्लॉक पढ़ने में कि तुमने क्लॉक अभी तक जो भी जहां भी पढ़ी होगी ना, तुमको वास्तव में लगेगा कि यार क्लॉक में तो कुछ है ही नहीं था। और ऐसी ऐसी चीजें क्लॉक में बताऊंगा कि तुमको वास्तव में बहुत सी चीजें यहाँ पे नई सीखने वाले हो, इतनी तो मैं गारंटी तुमको देता हूँ। कोर्स थोड़ा लेट शुरू किया है, लेकिन जब पूरी तरह से तैयार कर दिया गया इस कोर्स को, पूरी तरह से धांसू ट्रिक्स के साथ, सारे कंसेप्ट के साथ, क्लास में तो आपने मेरे से कई लोगों ने पढ़ा भी होगा, लेकिन यहाँ पे जो मैं चीजें आपको दिखाऊंगा, देखो होता क्या है ना, क्लास में मेरे पास या तो बुकलेट होती है तो आपको क्वेश्चंस कराता हूँ, बट यहाँ पे मैं चीजों को, बहुत सारी चीजों को आपको दिखा के करूंगा। देखो ऐसा होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ना अपने पास, पूरा सिस्टम तो इसीलिए तो बनवाया है भाई तुम्हारे लिए। चलो आगे चलते हैं। अगला पार्ट कैलेंडर का है, इजी टॉपिक है, और जैसे कई सारे क्वेश्चंस आपको देखने को भी मिलते हैं, और कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मिसिंग मैट्रिक्स कम से कम 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछाएंगे, और इवन तो यूपी में तो 4-4 क्वेश्चन तक पूछे जाते हैं। फिर ये है आपकी पिक्चर रीजनिंग। पिक्चर रीजनिंग वगैरह में आप बहुत सारी चीज़ों को देखोगे, जैसे मिरर इमेज देखोगे, वाटर इमेज देखोगे, है ना, और कौन से जो चित्र हैं वो बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं। फिर लॉजिकल वेन डायग्राम, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार ये भी, 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलता ही मिलता है। फिर आ गया मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स थोड़ी अलग है, ये मिसिंग मैट्रिक्स है। मिसिंग मैट्रिक्स का मतलब क्या है, जैसे मान लो यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ गया, यहाँ पे क्या आएगा, कुछ नंबर सीरीज जैसा है। लेकिन ये मैट्रिक्स ना, ये अलग होता है, ये कोड होता है, ये कोडिंग का पार्ट है थोड़ा सा, ये पढ़ोगे आप। अगर मैं आपसे बात करूं एसएससी वगैरह के एग्जाम्स की, तो 1 क्वेश्चन तो एसएससी वगैरह एग्जाम में लगभग हर समय पूछा जाता था इसका। वर्ड फॉर्मेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन इसके लिए आपको इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स की भी नॉलेज होनी चाहिए। आपका जो इंग्लिश पावर है ना, ओकैब पावर, वो भी थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए इस पार्ट के लिए। काउंटिंग फिगर्स बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ऐसी बहुत सी चीज़ें देखेंगे कि बहुत घटिया घटिया से फिगर जिसमें आपको बहुत टाइम लगता है, वो सारे फिगर्स हम लोग 10 से 15 सेकेंड के अंदर आराम से काउंट करके ख़त्म कर देंगे। तो फिगर काउंटिंग बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। फिर हो गया आपका सिलॉग, जिसको हम बोलते हैं क्या, न्याय निगमन या न्याय निरूपण। फिर आ गई पजल्स। पजल्स यानी कि पहेलियाँ जिसको आप बोलते हो। एक बड़ा सा पैराग्राफ दिया होता है, उस पैराग्राफ में 4 से 5 क्वेश्चंस के सेट्स दिए होते हैं। बेसिकली बैंक वगैरह का पार्ट है ये, लेकिन यूपी के या रेलवे के एग्जाम से भी ज़्यादातर पूछा आता है, कभी कभी तो एसएससी वगैरह में भी पूछ लिया जाता है। तो ये जो टोटल 23 टॉपिक हैं, इनको बड़े ही नए और बड़े बेहतरीन अंदाज में पढ़ने वाले हो आप। और पूरे जो कोर्स की फीस है, अभी तो हालांकि डेमो चल रहा है, बट पूरे जो कोर्स की फीस है वो बहुत नॉमिनल फीस है यार। 499 रुपीज़ में सारा का सारा रीजनिंग का सिलेबस। अगर मैं एक टॉपिक पे करीब 100 क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, तो मान के चलो 23 टॉपिक है भाई साहब। 23 टॉपिक पे 2300 क्वेश्चंस हो गए, और साथ के साथ 50+ टेस्ट होंगे, और एक टेस्ट में कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन होंगे। तो अगर मैं 15 क्वेश्चन की भी बात कर लूँ तो 750 क्वेश्चन ये हो गए। लगभग 3000 से ऊपर के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, और देखोगे कि किस नए अंदाज में हम लोग ये रीजनिंग पढ़ते हैं। तो चलो, सिलेबस में अगर आपको कुछ और भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सअप कर सकते हो या डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी मंडे से आपकी रीजनिंग की क्लासेस कंटिन्यू स्टार्ट हो जाएंगी। कल सैटरडे है ना, मंडे नहीं, हो सकता है संडे से ही स्टार्ट हो जाए। तो चलिए, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम भी देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।